हेलो एस्पिरेंट्स, क्लास एमएट एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारी जो विज्ञान की सीरीज, जो जनरल साइंस की सीरीज चल रही थी, उसका आज चौथा लेक्चर है, जिसमें हमने कल पहले लेक्चर में क्या डिस्कस किया। पहले लेक्चर हमने डिस्कस किया था यूनिट्स के बारे में। उम्मीद है कि आपने उसको रिवाइज किया होगा, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। अगर आप कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करिए हमारे कमेंट बॉक्स में। ठीक, दूसरा चैप्टर हमने किया, उसके मेजरमेंट्स के बारे में, जो मेजरिंग इक्विपमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स थे, उसके बारे में कि कौन सी चीज किसको नापती है। जैसे हाइग्रोमीटर किसको नापता है, हाइड्रोमीटर किसको नापता है, ये चीजों का हमने बताया था। ठीक, लैक्टोमीटर क्या नापता है, जो दूध की गुणवत्ता मापता है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किए थे। आप उसको जाके क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिर उसके बाद हम अब अपने नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम था यांत्रिकी, मैकेनिक्स, इसको हमने कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, यांत्रिकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिक्स, इसको हमने कल डिस्कस कर लिया था, बट इसके क्वेश्चन अभी रह गए थे। तो अभी हम क्वेश्चन जो पीवाईक्यू है इसका, उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे ग्रेविटी के बारे में, क्योंकि ग्रेविटी से क्वेश्चन आते हैं। तो हमें इसके बाद ग्रेविटी पढ़नी है कि ग्रेविटी के ग्रेविटी के कारण जो मोशन होता है, जो फोर्स लगते हैं, वो कैसा होता है। तो पहले हम इसके चलेंगे क्वेश्चन करने। ठीक है, तो आप पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाइए। हम कुछ पीवाईक्यू देखते हैं कि यूपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में और या अदर स्टेट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन यांत्रिकी मैकेनिक्स से पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप तैयार रहिए। अब हम शुरू करते हैं डिस्कशन। देखिए, पहला क्वेश्चन एक है यूपीपीसीएस 2013 का। ठीक है, यूपीपीसीएस 2013 का पहला क्वेश्चन एक है, आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पे खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है या तराजू की तो तराजू अंदर लेता है या बाहर छोड़ता है, तो तराजू की रीडिंग में क्या अंतर आएगा। वह गहरी सांस अंदर लेता है, तराजू पे खड़ा है और गहरी सांस लेता है, मतलब ये मान लीजिए तराजू है। ठीक है, एक व्यक्ति इस पे खड़ा है। अब ये सांस क्या किया, अंदर लिया, सांस अंदर लिया। तो जब सांस ये अंदर लेगा तो उससे क्या होगा, एक फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से वो बाहरी फोर्स लगाएगा। तो जब बाहर फोर्स लगाएगा तो इस पे क्या रीडिंग क्या हो जाएगी, जो इसका वेट की रीडिंग होगी। अब चूंकि बाहर की तरफ लगेगा तो जो इसका वेट, देखो, जो किसी भी वस्तु का वेट होता है, पृथ्वी उसे नीचे खींचती है, तो वेट कैसे काम करेगा, नीचे की तरफ, वो mg होगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब ये बाहर की तरफ लग रहा है, इसका मतलब जो भार होगा उसमें से कुछ हिस्सा घट जाएगा। तो इसमें आंसर क्या है, इसमें कह रहा है तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, घटेगी, रीडिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह बढ़ेगी या घटेगी है वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, क्योंकि ये बाहर की तरफ होगा तो रीडिंग में क्या प्रभाव पड़ेगा, रीडिंग घट जाएगी, क्योंकि इस भार में से ये माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या होगी, घटेगी। ठीक है, ये पीवाईक्यू आप समझ लीजिए 2013 का पीसीएस क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति एक तराजू पे खड़ा होकर सांस लेता है तो रीडिंग उसकी घटेगी, जो तराजू की है। सांस लेना, इनहेल या एक्सहेल करने पे क्या होता है, रीडिंग घट जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कहता है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। देखिए, वॉशिंग मशीन क्या करता है, जैसे ये वॉशिंग मशीन है और इसमें ऐसे उसमें लगा रहता है और रोटेट करता है ऐसे ऐसे ऐसे। तो क्या करता है वो, जब ये रोटेशन होता है, तो आपको पता होगा जब कोई चीज रोटेट करती है, जैसे मान लो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई, ये पार्टिकल है। अब ये जब पार्टिकल ऐसे घूमता है तो एक तो बल ये लगता है इसको वृत्त अंदर की तरफ, इसे बोलते हैं अभिकेंद्री बल। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्री बल। और इसके ऊपर एक बाहर की तरफ इसको बैलेंस करने के लगता है अपकेंद्री बल। क्या लगता है, अपकेंद्री बल। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पे कार्य करता है। तो देखिए, जब मशीन घूमती है, जब ऐसे से मशीन घूमती है अंदर और कपड़ा उसके साथ घूमता है, तो क्या होता है, उस पे अपकेंद्री बल लगता है। अर्थात जो यहाँ पे कपड़े होंगे ना, यहाँ पे कपड़े, तो कपड़े पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा पानी का, तो इसकी जो गंदगी होगी ये बाहर की तरफ इससे निकलेगी। ठीक है, तो ये किसके सिद्धांत पे काम करता है, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर, अपकेंद्रण सिद्धांत पर। तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करती है,
अपकेंद्रण के सिद्धांत पे ध्यान रखना। ये क्वेश्चन सीधा आया हुआ है, एक बार आईएएस में भी आ चुका है 1997 में, और एक बार पीसीएस में आया हुआ है कि जो वॉशिंग मशीन हम यूज करते हैं वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है। तो वो किस पे काम करती है? वो करती है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर या सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम पे काम करती है। इसे सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, ठीक है। जो अंदर की तरफ बल लगता है उसे सेंट्रीपिटल, और बाहर की तरफ जो लगता है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है अपकेंद्री। अपकेंद्री का मतलब केंद्र से बाहर की ओर, जिससे क्या होता है, कपड़े से डस्ट, मैल जो होती है, वो साबुन तो उसको काम करता ही है, लेकिन कपड़े से अलग करने में ये चीज मदद करती है, जिससे कि हमें उसको पटकना या निचोड़ना नहीं पड़ता। वो निचोड़ने का जो काम है वो कहीं ना कहीं अपकेंद्री फोर्स कर देता है। इसीलिए आप वॉशिंग मशीन में क्या करते हैं, कपड़ा निकाले और सीधा उसको जाके डाल देते हैं। आपको निचोड़ना नहीं पड़ता, उसको पटकना नहीं पड़ता। नहीं तो आप नॉर्मल क्या करते हैं, बाल्टी में कपड़ा भिगोते हैं, जब फूल जाता है तो साबुन क्या करता है, डस्ट को अलग करता है, वो तो काम करता ही करता है। लेकिन अब जब वो प्रक्रिया होने के बाद उसको पटकना भी तो है, निचोड़ना भी है, जिससे कि पूरी की पूरी मैल निकल जाए। तो उसके लिए जो आपका वॉशिंग मशीन होता है उसके अंदर अपकेंद्री सिद्धांत कार्य करता है कि जब भी ये घूमेगा तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा और इस पे जो पार्टिकल, मैल, गंदगी है वो पानी और साबुन के साथ बाहर की तरफ निकलेगी, और फिर इसमें क्या होगा, पानी फ्लश होगा और ये पानी गंदगी के साथ बाहर हो जाएगा। यही पूरा सिस्टम है वॉशिंग मशीन के काम का। ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, इसलिए इसको याद रखिएगा आप लोग। एक बार और क्वेश्चन आया हुआ है उत्तराखंड लोअर पीसीएस में, देखिए लिखा है प्रक्षालन मशीन। देखिए वॉशिंग मशीन का हिंदी होता है प्रक्षालन यंत्र। प्रक्षालित करना मतलब साफ सुथरा करना। तो प्रक्षालन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, प्रक्षालन यंत्र। ये समझ लीजिए, वहां पे सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता है ना, क्वेश्चन छोड़ के आओगे आप, इसलिए ध्यान से देखो इसको। प्रक्षालन यंत्र किस सिद्धांत पे काम करता है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। देखिए केवल पढ़ाना पर पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आपको मैं क्वेश्चन अगर नहीं डिस्कस करूंगा तो ये चीजें आप छोड़ के चले जाएंगे। तो प्रक्षालन कहे या वॉशिंग मशीन कहे, वॉशिंग मशीन का ही हिंदी प्रक्षालन होता है। ये दोनों किस सिद्धांत पे काम करते हैं? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। पार्टिकल पर बाहर की तरफ फोर्स लगना। जैसे देखो, अगर मैं मान लो अभी इसमें धागा बांध के इसे घुमाऊं ऐसे ऐसे, तो अंदर की तरफ तो धागा खींचेगा और इसकी प्रतिक्रिया इसको बाहर की तरफ ठेलेगी। तो यही जो बाहर की तरफ का फोर्स है ना, वही कपड़े को साफ करता है आपकी वॉशिंग मशीन में। जब वॉशिंग मशीन ऐसे ऐसे घूमती है तो बाहर की तरफ फोर्स लगता है और गंदगी बाहर की तरफ धकेली जाती है, और फिर पानी पड़ता है उसको लेके बाहर निकल जाता है। तो ये प्रक्रिया पूरी होती है वॉशिंग मशीन की। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है, यूपीएससी में, उत्तराखंड पीसीएस में और यूपी पीसीएस में, इसलिए ध्यान से इसको हल्के में मत लेना, नहीं तो वहां आपका स्कोर हल्का हो जाएगा। ध्यान रखना, किसी कॉन्सेप्ट को, किसी फैक्ट को हल्के में नहीं लेना है। अब आपका क्वेश्चन आता है, अच्छा सदिश राशि, अदिश राशि तो मैंने बता दी थी। अगर कोई राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है तो सदिश राशि है, और ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं अदिश राशि। जैसे मेरा द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, तो अब ये बताओ 5 किलोग्राम मेरा द्रव्यमान है, तो इसमें बताऊंगा क्या कि उत्तर दिशा में 5 किलोग्राम है कि दक्षिण दिशा में 5 किलोग्राम है? नहीं। तो जो मेरा द्रव्यमान क्या हो गया? अदिश राशि। ऐसे मैं आपको कुछ लिखवा दे रहा हूं अदिश राशि, देखिए एक बार आप नोट कर लीजिए। अदिश कौन कौन सी राशियां होती हैं? देखिए द्रव्यमान, ठीक, दूरी, दूरी भी अदिश राशि, मैंने कल बताया था ना, विस्थापन सदिश है बट दूरी अदिश है। द्रव्यमान, दूरी, आवेग, आवेग भी अदिश राशि है। अच्छा आवेग अदिश है बट संवेग सदिश है, याद रखना। संवेग जो है वो सदिश राशि है, और दूरी अदिश है लेकिन विस्थापन सदिश है। ये सब आप याद रखना, ठीक है। आयतन, मैं कहूं क्षेत्रफल कैसी राशि है या आयतन कैसी राशि है, तो ये सब अदिश राशि है। अच्छा आप बताइए, जैसे आप दूध लेने जाते हैं तो क्या कहते हैं? 1 लीटर दूध दे दो। भाई वॉल्यूम किसमें नापा जाता है? लीटर में। तो क्या आप कहते हैं कि 1 लीटर दूध उत्तर दिशा में दो? नहीं, आप बोलते हैं 1 लीटर दूध दो बस। ठीक, तो इस प्रकार से अदिश राशियां होती, द्रव्यमान, दूरी, आवेग, क्षेत्रफल, आयतन एक्सेट्रा। ठीक है।
कार्य, ऊर्जा। जैसे आपको मैं कहूं कि मेरे पास 5 जूल ऊर्जा है, तो क्या जूल की कोई दिशा होती है? नहीं, बस मेरे पास 5 जूल ऊर्जा है, ऊर्जा की कोई दिशा नहीं होती, तो वो क्या हो गया? अदिश राशि। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो एक क्वेश्चन पूछा है यूपीआरओ रिव्यू ऑफिसर के पेपर पूछा है 2014 में, कौन सी सदिश राशि, मैंने आपको क्या बताया, चाल कैसी राशि है? चाल आपका अदिश है, जबकि वेग आपका सदिश है। और दूरी कैसी राशि है? ये भी अदिश है। समय कैसी राशि है? ये भी अदिश है। क्या हम बोलते हैं क्या कि 5 घंटा उत्तर में? नहीं, हम केवल ये बोलते हैं कि अभी 5 बज रहे हैं, अभी 6 बज रहे हैं, या अभी 5 घंटा हुआ उन्हें गए हुए। समय को जब भी व्यक्त करते हैं हम उसको केवल उसके परिमाण से व्यक्त करते हैं, न कि उसकी दिशा से। ठीक है, तो लेकिन विस्थापन जो होता है वो क्या होता है? जो विस्थापन होता है वो होता है दिशा के साथ। जैसे मैं कहूं मेरा विस्थापन, अगर मैं यहां से यहां चला और ये 5 मीटर की दूरी है, मान लीजिए 5 मीटर है, तो अगर मैं कहूंगा विस्थापन कितना हुआ, तो मैं कहूंगा 5 मीटर। ये कौन सी दिशा होगी? ईस्ट या पूर्व की ओर। तो अब ये पूरी बात मैंने बताई, तो इसमें परिमाण भी है कितना और किस दिशा में। तो ऐसी जो राशि होगी वो क्या होगी? सदिश। ठीक, ऐसे बल होता है कि बल आपने मान लीजिए ऐसा है, अब इस पे आपने फोर्स लगा दिया F, तो इसमें क्या है, एक तो इसका परिमाण होगा, मान लीजिए कि x न्यूटन लगा। अब किस दिशा में लगा ये भी देखा जाएगा कि इसकी दिशा क्या होगी। इसकी दिशा होगी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इसकी दिशा क्या होगी? साउथ ईस्ट। ये साउथ ईस्ट दिशा में लग रहा है, दक्षिण पूर्व में। ठीक है, समझे बात को आप? तो बल आपका हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, ये सब क्या है? ये सब सदिश राशियां हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं चाहता हूं कि आप साइंस का क्वेश्चन आए ना तो गलत ना करके आए, यही मेरा टारगेट है आपके लिए। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी राशि प्राप्त होती है? बीपीएससी का क्वेश्चन है 2001 का दोस्तों, बीपीएससी 2001। ठीक, क्या कह रहा है? संवेग, क्या बोला है? संवेग और वेग के अनुपात में क्या प्राप्त होता है? देखिए कह रहा है संवेग, संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम, एंड वेग मतलब वेलोसिटी। कह रहा है इसका अनुपात क्या होगा? तो मैंने आपको संवेग क्या बताया था? द्रव्यमान गुणित वेग में परिवर्तन। यही फॉर्मूले याद कर रहे हो ना आप लोग? देखिए ऐसा ना, डेली आके क्लास ऐसे बस यूट्यूब पे ज्वाइन मत करिए, ज्वाइन तो करना है आपको, पिछली क्लास को पढ़ के आना है, रिवाइज करके आना है, तभी आप कनेक्ट रहेंगे सब्जेक्ट से। नहीं पता लगा पहली क्लास छूटी, भूल गए आप। जो चैनल पे हमारे कोई आपको चार्ज तो लग नहीं रहा है कि हम यूट्यूब का चार्ज ले रहे हैं या कोई हम तब दिखा रहे हैं। आप जाके आराम से देखिए ना 2-3 बार एक वीडियो को, आप आराम से देखिए, आप देखेंगे तो आपको चीजें और याद होंगी। तो आप जब भी क्लास में आने से पहले जो सब्जेक्ट चल रहा है उसके पुराने लेक्चर जरूर देख के आए। ठीक है, तो अब द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन, और वेग तो वेग ही है, तो वेग का जो यूनिट होगा, वेग से वेग कटेगा तो बचेगा क्या? द्रव्यमान। अर्थात इसका आंसर क्या हो गया? संवेग और वेग का अनुपात द्रव्यमान होगा। देखिए ऑप्शन में है, हाँ, तो इसका ऑप्शन है सी, इसमें यही दिया गया है। बीपीएससी 2001 में फिर क्वेश्चन पूछा है बल गुणनफल होता है। क्या बोला है? बल किसका गुणनफल होता है? कल मैंने खूब आपको बताया था, याद है कि नहीं? कल मैंने आपको बताया था न्यूटन का द्वितीय नियम, याद है? न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताया था? F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो यही पूछ रहा है वो कि बल, F फॉर फोर्स, m फॉर मास, a फॉर एक्सीलरेशन। तो m क्या हो गया? द्रव्यमान इंटू त्वरण। यही तो क्वेश्चन पूछा है, सीधा क्वेश्चन। देखिए फार्मूले पे आया है सर दोस्तों, सीधा क्वेश्चन आया है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। देखिए ऑप्शन में पहला ऑप्शन है द्रव्यमान इंटू वेग, गलत हो गया। भार इंटू वेग, गलत हो गया। भार और त्वरण का, गलत हो गया। द्रव्यमान और त्वरण का, सही हो गया। ठीक, ऐसे ही चीजें आपको, देखिए अगर आपको ऐसे तीनों नियम याद रहेंगे ना तो आप फिर बिना किसी गड़बड़ी के आप कर जाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखिए आप पढ़े नहीं है ना तो दिक्कत आती है, आपको इतना अच्छे से पढ़ा दिया गया है, आप 2-3 बार देखिए क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। अच्छा, ये कह रहा है
यूपीपीसीएस 2016 का क्वेश्चन है, वायु शक्ति में, विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, जो पवन चक्की आपने देखी है, पवन चक्की क्या करती है, पवन चक्की हवा को किस रूप में कन्वर्ट करती है। अब हवा का कौन सा रूप होता है, देखिए हवाएं जब चलती हैं तो इसमें क्या होता है, मोशन, गति होती है। और गति के कारण मैंने आपको कल बताया था कि दो प्रकार की ऊर्जा होती है, जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है, और कोई वस्तु किसी स्थिति में है, जैसे इस ऊंचाई पे रखी गई है या इस निचाई पे रखी गई है, नीचे रखी गई, तो इस स्थिति के कारण इसके अंदर ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा। तो गति के कारण क्या होगा, गतिज ऊर्जा। और इसी गतिज ऊर्जा को जो पवन चक्की होती है, इसी गतिज ऊर्जा को पवन चक्की क्या करती है, करंट में बदल देती है, मतलब विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ठीक, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, गतिज ऊर्जा किसमें होती है, पवनों में, हवाओं में। अब इस गतिज ऊर्जा को पवन चक्की क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस में कि ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो कौन सा रूप होता है, गतिज ऊर्जा, क्योंकि पवन में क्या है, गति है, मोशन है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है यूपी यूडीए का है, अपर डिविजनल क्लर्क असिस्टेंस का है, अपर डिविजनल असिस्टेंस का 2010 का क्वेश्चन है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। अब बताओ, मैंने कल आपको बताया था ना इसका एग्जांपल, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहना चाहिए, एक समान गति से चल रही तो चलेगी, और कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी तब तक जब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स नहीं लगता है। तो अब ये कह रहा है कि कौन सा इसमें था, मैंने बताया था ना, इसे कहते हैं जड़त्व का नियम। तो ये क्या है, ये है स्थिरता का जड़त्व, स्थिरता का जड़त्व। अब देखो मैं बता रहा हूं कैसे कि होता क्या है। जैसे ये मान लो बस है, ठीक, अब ये बच्चा इसमें बैठा हुआ है और ये रही, ये इसकी कुर्सी रही, ये आदमी इस पे बैठा हुआ है। ठीक, अब होगा क्या, जैसे ही बस गतिमान हुई V से, अब जब V से गतिमान होगी, अब ये गद्दी पे ये सीट से ये इतना सटा हुआ है, तो अब गतिमान के साथ क्या होगा, ये पार्ट तो इसका गतिमान हो जाएगा, लेकिन ये पार्ट अभी फ्री है, ये गतिमान नहीं हुआ, ये क्या चाहेगा, अपने उसी स्थिति में बने रहना, इसलिए क्या होता है, पीछे की तरफ झुक जाता है, थोड़ा सा ऐसे, ये ऐसे रुक जाता है, यूं। तो यही होता है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो जड़त्व है इस द्रव्यमान का, वो उसे रोक रहा है गतिमान होने से, तो इसे अपनी पूर्व स्थिति में रख रहा है। जड़त्व यही करता है, जड़त्व क्या करता है, आप जिस स्थिति में हैं उसमें बनाए रखने का प्रयास करता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अच्छा, एक क्वेश्चन कह रहा है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। अब देखिए क्या कह रहा है, मतलब अगर कोई आदमी खड़ा है, चले नहीं लेकिन गति में आ जाए, कैसे कह रहा है, अगर ये मान लीजिए ये वो है, फर्श है, ये मान लीजिए फर्श है, ठीक है, ये फर्श है और यहां कोई व्यक्ति है, अब इस पे खड़ा है ये। अब कह रहा है अगर ये व्यक्ति सीटी बजा दे, अच्छा ये पृष्ठ कैसा है, ये पृष्ठ है घर्षणहीन। क्वेश्चन समझिएगा, घर्षणहीन मतलब, घर्षणहीन का मतलब क्या है कि इस पृष्ठ पर कोई घर्षण नहीं कार्य कर रहा, ठीक है, ये फ्रिक्शन इसका क्या है, जो इसका फ्रिक्शन है वो है 0। तो अब कह रहा है कि अगर ये सीटी बजा दे, यहां मान लो सीटी बजा दे, तो सीटी बजाने में क्या करेगा, व्यक्ति क्या करता है, फूंक मारता है बाहर की तरफ। जब आप सीटी बजाते हो तो क्या करते हो, फूंक मारते हो बाहर की तरफ। तो जैसे ही आप हवा पे बल लगाओगे तो हवा के द्वारा आप पे भी बल लगेगा। तो जैसे ही आपने हवा फेंकी बाहर, तो यहां से क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से आप पे भी बल लगा, और चूंकि यहाँ फ्रिक्शन तो है नहीं, तो इस बल के कारण आप सरक जाएंगे पीछे। तो ये सही बात है कि सीटी बजाने से व्यक्ति पीछे की ओर खिसकेगा, अर्थात गति में आ सकता है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो ये सही है कि अगर किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य कर रहा तो संवेग उसका परिवर्तित नहीं होगा। ये संवेग संरक्षण का नियम है।
ठीक, इसको आप यहां तक समझ गए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। हेलो, हाँ हाँ, एक महीना तो है। अच्छा ठीक है। मम्मी को दवा लेना है, सब थोड़ा प्रॉब्लम। तो यहां तक आपने देख लिया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ, एक क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि, देखिए कह रहा है कि अगर सड़क पे आप चलते हो तो वो आसान है, बट बर्फ पे चल रहे हो तो वो कठिन है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, बर्फ पे फ्रिक्शन कम होता है, तो फ्रिक्शन कम रहेगा तो आपको चलने में क्या होगा, आप जैसे ही पैर रखेंगे वो फिसलेगा। क्योंकि देखो चलने की जो प्रक्रिया है ना, चलने की जो प्रक्रिया है कैसे होती है, चलने की प्रक्रिया हम चल इसलिए पाते हैं क्योंकि जमीन पे फ्रिक्शन होता है। क्योंकि जैसे ही आप जमीन को ऐसे देखिए, चलने में क्या होता है, हम जैसे पैर को पीछे करते हैं, जमीन हम पे बल लगा देती है। ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम के कारण ही हम चल पाते हैं। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिर जमीन के द्वारा हमारे ऊपर ही बल नहीं लगेगा, और फिर जब बल नहीं लगेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पैर फिसल जाएगा। तो बर्फ पे चलना इसीलिए कठिन होता है क्योंकि वहां फ्रिक्शन नहीं होता है या बहुत कम होता है, और जमीन पे चलना आसान होता है क्योंकि वहां फ्रिक्शन होता है, इतना होता है कि आप चल सके। तो इसका रीजन देखिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि बर्फ सड़क से सख्त होती है। पहला ऑप्शन कह रहा है बर्फ सड़क से सख्त होती है, नहीं, तो सख्ती वाला मामला नहीं है, यहाँ फ्रिक्शन का गेम है। सड़क बर्फ से सख्त होती है, ये भी गलत है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, तो प्रतिक्रिया इसमें बर्फ वाले में नहीं है। फिर कह रहा है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तो यही ऑप्शन सही है कि बर्फ में फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। और कम होने की वजह से क्या होता है, सड़क की अपेक्षा जैसे ही हम जमीन उस पर पैर रखते हैं वो फिसलता है, वो प्रतिक्रिया नहीं दे पाता क्योंकि फ्रिक्शन का लेवल कम होता है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2013 का आया हुआ है, वो क्या है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यकता से अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। देखिए क्या होता है, जब आप चलते हैं ना तो एक बार फ्रिक्शन का क्या नियम है कि जब आपको एक बार गति में लाना है किसी गाड़ी को तो एक मैक्सिमम फोर्स लगेगा, लेकिन जैसे ही आप कोई चीज गतिमान हो जाएगी फिर उस पे काम करता है, कौन सा, उस पे काम करता है उसके बोलते हैं हिंदी में लोटनिक घर्षण, और वो क्या होता है, अधिकतम जो घर्षण होता है ना उससे कम होता है। इसीलिए जब कोई चीज गतिमान हो जाती है तब घर्षण बल का मान कम हो जाता है, और गति में लाने के लिए जो घर्षण बल लगता है वो ज्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। ठीक है, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने यहां डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात, मैंने क्या बताया था फार्मूला कल आपको, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या था, 12 mv², 12
mv²। गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv²। तो कह रहा है कि क्या अनुपात है? 4:9। 4:9। ठीक है। अब कह रहा है कि इनके वेगों का अनुपात क्या होगा? देखो 4:9 है तो हाफ m, पहला मान लो v1², दूसरा हाफ m v2²। ठीक है, ये है। अब दोनों समान द्रव्यमान है, तो ये m कैंसिल हो गया, हाफ कैंसिल हो गया। v1² अपॉन v2² इज इक्वल टू 4/9। तो v1 बाई v2 क्या हो जाएगा? 2/3। इसका रूट निकाल लो तो आंसर क्या हो जाएगा? 2:3। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2:3। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है आरओ 2017 में। ठीक, ठीक है। तो 2/3 क्या हो जाएगा? ये आरओ 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। आरओ यूपीपीसीएस के एग्जाम, सोचिए ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आप अगर न्यूमेरिकल नहीं करके जाएंगे तो फिर केवल थ्योरी से काम नहीं चलने वाला है। सीधा देखिए फॉर्मूले से क्वेश्चन आ गया गतिज ऊर्जा से। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एक क्वेश्चन और इसमें है कि एक ट्रक है, एक कार है, एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। कह रहा है गतिज ऊर्जा तीनों की समान है। ठीक है, यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए तो वो क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके तो क्या होगा? तो देखो ऐसा है, अगर तीनों की ऊर्जा क्या है? समान है। ठीक है, और उन पे समान अवरोधक बल लगाया जाए तो कितनी दूरी पे रुकेंगे? तो देखिए अब चूंकि ऊर्जा समान है तो हाफ mv², ये सेम है, तो ये जो रुकेगा तो इन तीनों की दूरी बराबर होगी, चाहे वो ट्रक हो, चाहे ट्रैक्टर हो और चाहे गाड़ी हो, क्योंकि तीनों की ऊर्जाएं क्या हैं? बराबर है। ठीक, तो यहां पे क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुरुत्व के अधीन गति। ठीक है, गुरुत्व के अधीन गति। अभी हमने क्या देखा? नॉर्मल सिचुएशन में कैसे मोशन होता है। अब हम बात करेंगे गुरुत्व, मोशन अंडर ग्रेविटी, कि ग्रेविटी कैसे वर्क करती है, अब उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, या चैप्टर डाल दिए ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण। देखिए न्यूटन ने तो इसका फॉर्मूला वगैरह तो न्यूटन ने दिया है कि न्यूटन ने पहली बार सेब के नीचे बैठा था। फेमस कहानी है कि सेब गिरा और उसके अंदर ये इच्छा आ गई कि ये कहां से गिरा, उस पर सोचने लगा। वो अपने ऐसे यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ था और सेब गिरा नीचे, और उसने कहा कि ये सेब नीचे क्यों है, ऊपर क्यों नहीं गया। तो वहां से इसका सिद्धांत निकलता है गुरुत्वाकर्षण का। लेकिन पूरा सच ये नहीं, पूरा सच ये है कि हम भारतीयों ने न्यूटन से कई सौ साल पहले ये बात बता रखी थी। हमारे यहाँ एक गणितज्ञ हुए, उनका नाम था ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ये है गुप्ता पीरियड के समय, मतलब 300 ईस्वी की बात हो रही है। उन्होंने तभी बता दिया था कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसी ताकत है जो चीजों को अपनी तरफ खींचती है। तो पूरा सत्य ये नहीं कि न्यूटन ने ही सब कुछ बताया है, न्यूटन ने बताया है, काफी चीजें दी है, फॉर्मूला दिया है, बट ये सिद्धांत ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता रखा है कि हर वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती। ठीक है, अगर कोई पूछे कि भारतीय गणितज्ञों में कौन था जिसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सबसे पहले दिया, तो वो ब्रह्मगुप्त है, न कि न्यूटन। न्यूटन ने फॉर्मूला दिया, उसको एनालाइज किया, डिस्क्राइब किया कि कैसे फोर्स लगता है, कितना लगता है, ये इन्होंने बताया।
ये चीजें, लेकिन कॉन्सेप्ट ब्रह्मगुप्त ने दिया था। ठीक, अब इसके बारे में समझते हैं कि क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल और कैसे ग्रहों के बीच में कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए ग्रहों की गति किस प्रकार से होती है और बल कैसे लगता है। देखो न्यूटन ने क्या बताया कि दुनिया में कोई भी दो वस्तु है, जैसे ये पकड़ लेना, इन दोनों के बीच में एक बल लग रहा है। मैं हूं और आप स्टूडेंट हैं, हमारे आपके बीच में भी एक बल कार्य कर रहा है। दुनिया का कोई स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी है, सबके बीच में एक बल कार्य करता है। और वो बल बताया उन्होंने, वो बल होता है F = G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। इसको आप नोट कर लीजिए। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे ग्रेविटी के बारे में, ठीक, तो ग्रेविटी जो गुरुत्व के अधीन गति होती है, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। तो हमने बात क्या किया कि दुनिया में जितनी भी वस्तु है ना, उनके बीच में एक फोर्स काम करता है और उस फोर्स को कैलकुलेट किया जाता है कहां से, F = G। G एक क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक, ये कांस्टेंट है। ठीक, m1 हो गया एक वस्तु का द्रव्यमान। मान लीजिए इस मार्कर को मैंने पकड़ रखा है और इस मार्कर को, इन दोनों के बीच में अगर द्रव्यमान फोर्स निकालना है, इसका और इसका दोनों का द्रव्यमान, एक का होगा m1 और एक का होगा m2, तो इनका दोनों का गुणनफल, फिर g का गुणनफल डिवाइड बाई उनके बीच में दूरी कितनी है उसका स्क्वायर। उनके बीच में दूरी कितनी है उसका स्क्वायर। अगर इससे आप डिवाइड मार देंगे तो जो वैल्यू आएगी वही उसके बीच का फोर्स होगा। अच्छा, G की वैल्यू कितनी होती है, G की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है। आप इस फार्मूले से दुनिया के किसी भी दो पार्टिकल के बीच में फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक, सन और पृथ्वी के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, आप इसमें सन का मास डाल दीजिए, इसमें पृथ्वी का द्रव्यमान डाल दीजिए गुणा करके, और G की वैल्यू ये रख दीजिए और उनके बीच की डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर करके डिवाइड मार दीजिए, फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। और इसी फोर्स के कारण जो गति होती है, हम कहते हैं ना पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो चक्कर क्यों लगाती है, क्योंकि यही बल कार्य करता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। या पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, तो किस फोर्स के कारण घूम रहा है, इसी फोर्स के कारण घूम रहा है, जो गुरुत्व बल हमारी पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है। ठीक, तो ये होता है गुरुत्व का जो नियम है कि कैसे वो काम करता है, वो ये है। ठीक है, अब हम देखिए क्या करते हैं। अब इसमें क्या आता है, गुरुत्व में गति में हम इसमें देखते हैं कि ग्रहों की गतियों से रिलेटेड बात होती है कि जो प्लैनेट्स होते हैं, तो ग्रह क्या है, अगर कोई तारा है, कोई स्टार है, जैसे सूर्य क्या है, एक तारा है, अब इसके चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले पिंड होंगे वो क्या कहलाएंगे, ग्रह। ठीक, तो ग्रह क्या होते हैं, किसी तारे के चारों ओर, ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लैनेट। किसी कोई एक मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, अब सूर्य के चारों ओर कोई अगर पिंड है और चक्कर काट रहा है इसी तारे का, तो क्या कहलाएगा, ग्रह। और अगर ग्रह का कोई चक्कर काट रहा है, मान लो आप ये सूर्य के, ये हो गया आपका, देखिए ये हो गया सूर्य यहाँ पे, और ये ग्रह है, ये चक्कर लगा रहा है, मान लो ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब एक पिंड ऐसा है जो इसका चक्कर लगा रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये क्या होगा, ये ग्रह का जो चक्कर लगा है वो उपग्रह। तो जो चंद्रमा हमारा वो क्या है, जो चंद्रमा है वो क्या है, उपग्रह है। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, और सूर्य क्या है, एक तारा है। ठीक, तो इस तारे का चक्कर पृथ्वी लगाती है और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा। अन्य भी ग्रहों के उपग्रह हैं, जैसे शनि के भी हैं। अच्छा, पृथ्वी के तो एक उपग्रह है, शनि के 50 से अधिक उपग्रह हैं, 60-70 की संख्या में है, उनकी बड़ी संख्या में उपग्रह है। तो हमें पृथ्वी से मतलब है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथ्वी की जो गति है वो सूर्य के संदर्भ में कैसी है, हम उसकी बात करेंगे। अब चलते हैं आगे। ठीक, तो आपने समझा ये गति क्यों होती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर क्यों लगा रही है, क्योंकि एक फोर्स काम कर रहा है, गुरुत्व बल।
जैसे पृथ्वी हमें खींचती है, जो हम पे बल लगाती है, वैसे सूर्य के द्वारा भी पृथ्वी पर बल लगाया जाता है। ठीक, ऐसे हर दुनिया का हर वस्तु, हर दूसरे कण पे, हर तीसरे कण पे, सब पे एक फोर्स काम करता है। क्योंकि क्या होता है, देखिए हम लोग, अच्छा ये वो सवाल उठ सकता है कि उनमें कि अगर हम दो इंसानों के बीच फोर्स लग रहा है तो हमें महसूस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसकी मात्रा बहुत कम है। क्योंकि देखिए अब कैलकुलेट करिए, G(m1 m2 अपॉन d स्क्वायर), ये फॉर्मूला है। अब G की वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अच्छा, अब हम लोगों का द्रव्यमान कितना है? बहुत होगा, 100 किलो। आपका चलो 200 किलो ले लो, तो 100 इंटू 200 करूंगा कितना? 2000 4000 आएगा, बहुत ज्यादा। अब बीच में जो डिवाइड करूंगा, अब जहां 10 की पावर -11 है, मतलब एक 1 डिवाइड बाई 1 के आगे 11 जीरो। अब इसमें तुम कितनी बड़ी से, इसको जहां इससे डिवाइड होगा वो अपने आप संख्या इतनी छोटी हो जाएगी कि दशमलव में रहेगा, बहुत थोड़ा सा, तो वो हमें अनुभव नहीं होता। इसलिए फोर्स तो लगता है बट वो फीलिंग अनुभव में नहीं आता, क्योंकि उसकी मात्रा बहुत न्यून है, बहुत। और पृथ्वी के द्वारा हमें महसूस है, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। पृथ्वी का द्रव्यमान करीब करीब बताया जाता है 10⁻24 किलोग्राम के आसपास है। 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। सोचिए आप 10 के आगे, 1 के आगे 24 जीरो लगा दीजिए, उतना वजन है, उतना किलोग्राम की पृथ्वी कैलकुलेट की गई है करीब करीब। ठीक, तो ये हो गया हमारा कैसे गति होती, हमने ये बताया आपको। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको कि जो ग्रह होते हैं वो कैसे गति करते हैं। और देखिए, न्यूटन के 3 नियम थे ना, ऐसे ग्रहों के भी नियम होते हैं गति करने के। तो जो ग्रह होते हैं, ये मान लीजिए सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है, ये प्रकाश निकाल रहा है सूर्य। ठीक, तो जो ग्रह होते हैं ना, ग्रहों की जो गति होती है उसके 3 नियम है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा वो कौन क्या कहलाएगा? प्लैनेट या ग्रह। और ग्रहों का जो चक्कर लगा वो क्या कहलाएगा? उपग्रह, जैसे चंद्रमा। अब ग्रहों के भी 3 नियम है। इसे किस वैज्ञानिक ने दिया? इसको दिया केपलर ने। ये जर्मन वैज्ञानिक है केपलर। तो केपलर ने दिए ग्रहों की गति के 3 नियम। गति के नियम न्यूटन के क्या थे? न्यूटन के थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का था केवल गति का नियम। केपलर ने क्या दिया है? ग्रहों के गति का नियम। ये आप ध्यान रखिएगा, केपलर ने जो दिया है वो ग्रहों के गति का नियम दिया है। इसको नोट कर लीजिए। केपलर जो वैज्ञानिक है, खगोल शास्त्री है, इन्होंने सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कैसी गति होती है उसके संबंध में नियम दिया है। ठीक, पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि जो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा, देखो 3 नियम दिए इन्होंने। ठीक, इन्होंने कितने नियम दिए हैं? 3। अच्छा, ये जर्मनी के खगोल शास्त्री है, ध्यान रखना, जर्मन खगोल शास्त्री है केपलर। ग्रहों की गति के नियम दिए, कितने हैं? 3 नियम है। अब हम बात करते हैं पहले नियम की। इसको मैं मिटा दे रहा हूं और मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए, क्योंकि मुझे आपको समझाने के लिए। तो फर्स्ट, केपलर के ग्रह, केपलर के ग्रहों के गति के नियम। अच्छा, मैं यहाँ पे समझाऊंगा और आपको बोल दूंगा, तो उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं सारा लिखूंगा तो बहुत ज्यादा बड़ा डेफिनेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट नियम, ऐसे हेडिंग डाल दीजिए, प्रथम नियम या फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल में उन्होंने क्या बताया कि जो ग्रह होते हैं इनके चारों ओर चक्कर लगाता है क्या? सूर्य के चारों चक्कर क्या लगाते हैं? ग्रह। तो ग्रहों का जो मार्ग होता है, इन्होंने बताया ग्रहों का मार्ग होता है दीर्घवृत्ताकार, ऐसा। ग्रहों का जो मार्ग होता है, ग्रह ऐसे घूमते हैं, ठीक है ना। अगर सूर्य यहां है, देखिए सूर्य का मान लीजिए, सूर्य यहां कहीं है, सूर्य, तो ग्रह जो होगा चक्कर लगाएगा वो ऐसे चक्कर लगाएगा। देखिए, ठीक है, तो इसका जो मार्ग होता है वो दीर्घवृत्ताकार होता है। और सूर्य जो होगा वो ग्रहों के फोकस पे होगा, ये फोकस का केंद्र है इसका। ठीक है, ऐसा होता है कुछ गति का, इसका पथ ऐसा कुछ बताया है केपलर ने।
पहला नियम लिख लीजिए, ये मैंने समझने के लिए बना दिया। पहला लिखिए, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार, देखिए वृत्त क्या होता है, वृत्त होता है ये हो गया वृत्त, ठीक है, एकदम सर्कल ऐसे बन गया तो ये हो गया वृत्त जिसमें त्रिज्या हर जगह बराबर है। लेकिन दीर्घवृत्त कैसा होता है, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये हो गया दीर्घवृत्त। क्यों, इसका क्या हो गया, ये त्रिज्या तो बड़ी होगी और ये त्रिज्या छोटी, तो ये हो गया दीर्घवृत्त। देखो कैसा है, दीर्घवृत्ताकार, और सूर्य यहाँ फोकस पे है, ठीक है। तो पहला नियम कहता है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं और सूर्य कक्षा के फोकस पर होता है, ठीक। ठीक है, नोट कर लिया आप लोग। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और जो गति होती है वो दीर्घवृत्ताकार पथ पे होती है और सूर्य ग्रहों के फोकस पर होता है, ठीक। अब दूसरा नियम की बात करें, सेकंड लॉ क्या कहता है, देखिए सेकंड लॉ, सेकंड रूल ऑफ प्लैनेटरी मोशन ऑफ केपलर, केपलर के ग्रहों के गति का द्वितीय नियम ये कह रहा है सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, जैसे ये है, समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है, ठीक। ये कह रहा है सूर्य से ग्रहों को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है। अर्थात जैसे यहां से, अब देखिए यहां से आपको यहां जाना पड़ा, ठीक है, अब ये क्षेत्रफल हो गया, और यहां से यहां ग्रह की पोजीशन है जब पास है और यहां जब दूर है, तो जब दूर है ना तो ये क्षेत्रफल बड़ा दिख रहा है, और जब नजदीक आया तो इसकी जो रेडियस है कम है, बट ये क्षेत्रफल लगभग बराबर है, क्योंकि रूल क्या कहता है, सूर्य से ग्रहों को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है। मतलब जो यहां से यहां जाने में समय लगेगा, इस पूरे एरिया के बराबर अगर ये ट्रेवल करेगा ग्रह तो उस समान समय लगेगा। मान लीजिए इसमें टी टाइम लग रहा है तो यहाँ भी टी टाइम ही लगेगा, या कह लिए एग्जांपल 10 सेकंड लगा तो यहाँ भी 10 सेकंड लगेगा, यहाँ 50 मिनट लगेगा तो यहाँ 50 मिनट लगेगा। तो सेकंड रूल यही कहता है कि ग्रहों से सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है। इसको आप नोट कर लीजिए, सेकंड रूल ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ग्रहों के गति का दूसरा नियम, सूर्य से ग्रहों को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है। अर्थात अब देखिए इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब ये निकल रहा है कि जब प्लैनेट, अब देखो एरिया बराबर है लेकिन समय लग रहा है समान, तो अब देखिए यहाँ पे दूरी ज्यादा हो जाएगी परिधि की, यहाँ पे परिधि की कम होगी, अर्थात समय समान है बट दूरी यहाँ पे कम है, इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी कम होगी, और जब ग्रह सूर्य के नजदीक आएगा तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। इससे ये तात्पर्य निकलता है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या निकला कि जैसे जैसे सूर्य के समीप पहुंचेगा ग्रह तो उसकी चाल, लिख लीजिए आप, इसका तात्पर्य है, जो सेकंड रूल है उसका तात्पर्य है कि जैसे ग्रह सूर्य के समीप होगा उसकी गति बढ़ जाएगी, तीव्र हो जाएगी, और जितना दूर रहेगा उसकी गति कम रहेगी, ठीक। अब बात करते हैं थर्ड रूल पे, केपलर का थर्ड रूल, ठीक। थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल कहता है किसी ग्रह के परिक्रमण का वर्ग, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, मतलब मान लीजिए इसको टी का वर्ग, जो जिस दीर्घवृत्त पे ग्रह घूम रहा है उसका जो क्या कहते हैं त्रिज्या होगी उसके हाफ का क्यूब के समानुपाती होती है, ठीक है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के दीर्घ अक्ष, मान लीजिए सबसे बड़ा अक्ष ये है ना, तो इसका जो हाफ होगा, अगर मान लीजिए ये पूरा 2a है
ये पूरा 2a है, तो इसका जो हाफ होगा मतलब a, जो सबसे दीर्घ कक्ष का क्यूब के समानुपाती होती है। ये तीसरा नियम है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ये याद रखना। तो अब मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, फटाक से इसको रिवाइज कर लीजिए। पहला क्या कहते हैं? पहला कहता है केपलर का नियम कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं और दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं और इनका मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है और सूर्य उनके फोकस पे होता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि सूर्य से ग्रहों को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, अर्थात जो टी टाइम लग रहा है पूरा घूमने में किसी ग्रह को सूर्य के, उसका स्क्वायर, जो जिस वृत्ताकार कक्षा में दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में ग्रह घूम रहा है उसके दीर्घ अक्ष के आधे के क्यूब के समानुपाती होता है। ये हो गए आपके केपलर के ग्रहों के तीनों गति के नियम। ठीक, तो ये हमारा हुआ। हमने पहले बताया न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, वो कैसे लागू होता है, फिर हमने बताया कि केपलर के गति का नियम कैसे लागू होता है। ठीक है, तो तीनों नियम आप याद रखेंगे, एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी पूछ सकता है। ठीक, अच्छा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम तो हमने बता दिया था। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम तो हमने बता दिया था आपको कि क्या होता है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। देखिए ये जो लिखा गया इसका मतलब है जी, ये होता है जी गुड मल्टीप्लाई बाई m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। अर्थात जो दो भिन्न पिंडों के बीच या दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो बल होगा वो उनके दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। देखो जैसे ये क्या लिखा गया, ये मान लीजिए ये पिंड है, ये मान लीजिए एक पार्टिकल है m1 और एक वस्तु है m2। इनके बीच की दूरी क्या है? इनके बीच की दूरी d है, ये जो डिस्टेंस है वो d है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा ना आपस में F, अर्थात बल, देख ली अब ये डिटेल में समझ में आ रहा है। अब F क्या है? इनके बीच में लगने वाला बल। D क्या है? इनके बीच की दूरी। m1 क्या है? इसका द्रव्यमान है और इसका द्रव्यमान है। ठीक, m1 और m2, तो क्या हो गया g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। और यहाँ g की वैल्यू क्या है? g है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। अच्छा, इस g का मान कहीं नहीं बदलता। देखिए मैकेनिक्स में कह लीजिए या फिजिक्स में कह लीजिए दो g होते हैं, एक g कैपिटल, एक होता है स्मॉल। एक ये होता है, एक ये होता है। ये जो कैपिटल वाला है ये है, और जो स्मॉल वाला होता है वो क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। ये क्यों पैदा होता है? इसकी उत्पत्ति होती है पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्व बल के कारण। और ये कितना होता है? g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो स्मॉल g और कैपिटल G आप समझिएगा। कैपिटल G ये है और इस g का मान कभी नहीं बदलता है। इस g का मान प्लेनेट के हिसाब से चेंज होगा, ऊंचाई के ऊपर जाने नीचे आने के हिसाब से चेंज होगा। अच्छा, g और इस g में क्या संबंध होता है? तो g और इस g में संबंध होता है, लोग लिख लीजिएगा, g इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर। ठीक, ये लिख लीजिएगा। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी की त्रिज्या के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती और पृथ्वी के द्रव्यमान के समानुपाती होता है और इसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड या 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज हमने आपको यहां पे बता दी। अच्छा, अब एक चीज कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, g की वैल्यू कैसे। अब देखिए क्या होगा, जैसे जैसे आप, अब g का वैल्यू क्या होगा?
पृथ्वी की त्रिज्या के हिसाब से चेंज होगा। देखिए पृथ्वी का आकार कैसा है ना, पृथ्वी का आकार बिल्कुल सर्कल नहीं है, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लीजिए, मैं बताता हूं, तब मैं बताऊं कि कैसे ग्रेविटी चेंज कैसे होती, कैसे हमारा भार चेंज होता है। जैसे अभी हम यहाँ है ना, अगर मैं ध्रुवों पे चला जाऊं, पृथ्वी के एकदम टॉप पॉइंट जो नॉर्थ में है, तो मेरा वजन दूसरा हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का आकार बिल्कुल गोला नहीं है, पृथ्वी का आकार कुछ ऐसा है, ये समझ लीजिए ऐसा, यहाँ पे चपटा है थोड़ा और यहाँ थोड़ा लंबा है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है और यहाँ छोटा पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है हमारे भारों पे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि इसका इंपैक्ट कैसे होता है, ठीक। तो इसको आप, मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि जी कैसे वेरी करता है, जी कैसे वेरी करता है आपको मैं बताता हूं आपको। अच्छा, इस पे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और आगे आने की संभावना भी प्रबल है, बिल्कुल। देखिए कैसे होता है चेंज, हमारा भार कैसे चेंज होता है पृथ्वी पे। ये हमारी रही पृथ्वी, बिल्कुल गोल नहीं है, इसलिए कभी कभी आप देखो कहते हैं नारंगी के समान पृथ्वी है, और नारंगी कैसी है, थोड़ा ऐसे दबी रहती है, बिल्कुल ऐसी पृथ्वी नहीं है, एकदम गोल नहीं है, ऐसी है। तो यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या है ना, ये वाली थोड़ी ज्यादा है, ये ए, अगर इसको मैं मान लूं पूरा ए, इसको मान लूं पूरा ए है और ये पूरा बी है, इसकी ऊंचाई, तो जो ये वाली चीज है ये इससे क्या होगी, कम होगी। अब देखिए फार्मूला कैसे काम करता है, समझिएगा, ये बहुत प्यारा अच्छा कॉन्सेप्ट है, G/G_me/r², ये होता है गुरुत्वीय त्वरण का। अब आपको पता है कि ये वाली जो, अच्छा पोल कहाँ है आपको पता है, ध्रुव कहाँ है, आपको पहले पता ये होना चाहिए कि ध्रुव कहाँ है। तो ध्रुव क्या है, ये है आपका नॉर्थ पोल पृथ्वी का, जिसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव। मैंने आपको उस दिन बताया था डायरेक्शन करते समय ज्योग्राफी में कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये हो गया आपका नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, ये हो गया साउथ पोल। अब देखो जैसे मैं यहाँ हूं, अच्छा हम लोग की लोकेशन कहाँ है, भारत की, यहाँ कहीं है। अब यहाँ से हम जैसे 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 हम यहाँ आएंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे आप जा रहे हो यहाँ, तो यहाँ की रेडियस कम हो रही है, तो आरी की वैल्यू ध्रुवों पे आरी कम। अब ये बताओ अगर आरी कम हो जाएगा, तो अगर ये कम होगा तो ये पूरा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो और इसीलिए जी की वैल्यू क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो ध्रुवों पे क्योंकि जैसे देखिए अब 4/2 रखूं तो कितना आएगा, 2, लेकिन अगर इसकी वैल्यू मैं कम कर दूं, 1 कर दूं, 4/1 तो कितना हो गया, 4। तो नीचे की वैल्यू अगर घटी तो ऊपर की वैल्यू बढ़ गई। तो आर ई अगर जब हम ध्रुव पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आर ई, क्योंकि इसकी लंबाई इससे बड़ी है, मैंने आपको बताया पृथ्वी का शेप ऐसा है, तो जब ये घटेगा तो पूरा जो मान हो क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए जब हम ध्रुवों पे जाते हैं तो हमारा भार बढ़ जाता है, और अगर हम यहाँ रहेंगे विषुवत रेखा पे रहेंगे तो हमारा जी मिनिमम होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपने समझ लिया। अब इसके आगे एक कॉन्सेप्ट आता है पलायन वेग का। आप देखते हैं हम कोई वस्तु फेंकते हैं तो नीचे आ जाती है, जैसे हमने ये फेंका नीचे आ गई, क्या इतनी तेजी से हम इसे फेंक सकते हैं कि सीधा निकल जाए, दोबारा वापस ना आए? हाँ, संभव है। जो हमारे प्लैनेट्स वो भेजे जाते हैं, सैटेलाइट वगैरह, वो उतने ही वेग से भेजे जाते हैं कि दोबारा यहाँ नहीं आते। उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पलायन वेग, इंग्लिश में बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ऐसा वेग अगर वो वेग किसी वस्तु को दे दिया जाए तो वो दोबारा पृथ्वी पे आएगी नहीं, फिर वो सीधा इस ग्रेविटी के क्षेत्र से बाहर चली जाएगी, और उसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर किसी भी वस्तु को 11 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंक दिया जाए ना, तो वो इस पृथ्वी, अगर यहां से मैं फेंक दूं तो ये दोबारा अब ग्रेविटी इसको खींच नहीं सकती, अब ये निकल जाएगा। तो ये कभी कभी ये सीधा पूछ लेता है वैल्यू कि ये क्या होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 11 किलोमीटर। अब समझिए
अगर 1 सेकंड में कोई वस्तु 11 किलोमीटर चली जाए तो फिर वो पृथ्वी पर रुकेगी नहीं, फिर पृथ्वी से बाहर हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। ठीक, और इसका फार्मूला होता है, पलायन वेग का फार्मूला होता है √2gre। नोट कर लीजिए इसको, इसका फार्मूला होता है √2gre। ग्रेविटी, re मतलब पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, यहां से कैलकुलेट करके निकाला गया है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक, तो ये हो गया हमारा कि कैसे पलायन वेग कैसे काम करता है। अच्छा, कक्षीय चाल और पलायन वेग में क्या संबंध है? तो कक्षीय चाल जो होती है, पलायन वेग होता है ve और कक्षीय चाल होगी vo इंटू √2। ये होता है पलायन वेग, ठीक, और ये होता है कक्षीय चाल। अगर कोई कक्षा में घूम रहा है पृथ्वी के और उसको √2 गुना से उसकी वृद्धि कर दी जाए, उसका वेलोसिटी √2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो वो सीधा एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी और ये तुरंत प्लैनेट से मुक्त हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने देखा गुरुत्वाकर्षण के नियम, पलायन वेग कैसे काम करता है, ये हमने सारी चीजें देख ली। ठीक है, और अब मैंने आपको बताया था कि कोई ग्रह चक्कर कैसे लगाता है। जैसे मान लीजिए सूर्य है और मान लीजिए पृथ्वी घूम रही है, तो इस ये क्या यहाँ पे लगता है आकर्षण बल। कौन सा? गुरुत्व का, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण कोई ग्रह किसी तारे के बीच या कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये आप समझ चुके होंगे। अब मुझे लगता है इसमें कॉन्सेप्ट अब आएगा अगला अपना सरल आवर्त गति का। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। पलायन वेग के लिए, पलायन वेग आपको पता चल गया कि ऐसा वेग अगर किसी वस्तु को दे दिया जाए जिसके बाद वो पृथ्वी के गुरुत्व से बाहर चला जाए, वो पृथ्वी पे दोबारा ना लौटे, तो उसी को कहते हैं पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड और इसका फार्मूला होता है √2gre। ve इज इक्वल टू √2gre, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यदि किसी पिंड को इतना तेजी के साथ फेंक दिया जाए तो वो दोबारा लौट कर नहीं आ पाएगा पृथ्वी पे। चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे मैं एक इंसान हो, चाहे ये हो, अगर 11 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक दिया जाए तो ये वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम और केपलर का नियम, हमने ये दो देख लिए। और हमारा जो अगला हमारा टॉपिक होगा इसी में गति में ही होगा, सरल आवर्त गति। ठीक है, इसको अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, इसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग बिल्कुल लेक्चर हमारा आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर फीडबैक दीजिए हमें। आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना दोस्तों पढ़ाया जा रहा है आपको पूरे मन लगा के पूरी वीडियो को देखें। नहीं समझ में आ रहा तो दूसरी बार देखें, फिर नहीं समझ में आ रहा एक बार और देखें, और जहां डाउट आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम आपको तुरंत उत्तर, आपको कम से कम समय में उत्तर देंगे। और आपका कोई डाउट है क्वेश्चन को लेके तो आप जरूर पूछ सकते हैं, आपको फ्री में आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। जैसा कि हमारी कोचिंग का विजन है कि कम से कम समय में आपका मैक्सिमम आपको गेन कराना, आपके नॉलेज में, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी में, जिससे आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करके आ सके। तो आप लोग लगे रहिए पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से। एग्जाम पास आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लेक्चर देख रहे हैं, रिवाइज करिए उसको और पढ़ते रहिए, और कहीं डाउट आ रहा है तो आप हमसे बात करिए चैनल के थ्रू। ठीक, तो आपका निश्चित रूप से जो सिलेक्शन है वो प्रीलिम्स निकल के रहेगा। इस बार यूपीपीसीएस का भी अक्टूबर में है, सितंबर में अगले महीने बिहार पीसीएस है और पेट का एग्जाम है। तो बिल्कुल आप फोकस बनाए रखिए, डाइवर्ट मत होना और लगे रहना पूरी ताकत से। और हमारे जो वीडियोस आ रहे हैं आप उनको देखिए और जो फीडबैक है आप दीजिए। अच्छा लगे तो आप लाइक करें,
और जो चीजें आपको कुछ भी शेयर करना है, आपको किस सब्जेक्ट से प्रॉब्लम है या इस चीज का लेक्चर चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमारी टीम उसको उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। तो इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल मन से पढ़ते रहिए।